Hello everyone. Here I am discussing the chapter of macroeconomics, that is problem of deficient and excess demand. एक वीडियो में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में बताया था, टोटल डिमांड टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है ADAS के बराबर होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई। इस चैप्टर में वो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड होगा। डिस्टर्ब मतलब यानी कि या तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी या एग्रीगेट डिमांड कम होगी। ठीक है, सप्लाई इस चैप्टर में कांस्टेंट रहेगी। चेंज किस में आएगा? डिमांड में। डिमांड में चेंज आने से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड होगी या एक्सेस डिमांड होगी। क्लियर? अब ध्यान में रखना कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम जब ADAS के बराबर होता है तभी बोला जाता है या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के। ये हमने लास्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस करी थी, वही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पॉसिबल है, इक्वल हो जाएं। बस क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होते हैं, अंडर में फुली यूटिलाइज नहीं होते, पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो सकती है। क्लियर है? अब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होती है? जब सब पीपल एबल टू वर्क हो और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक, अब पर कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि हमेशा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। उसमें क्या आता है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल का क्या मतलब है? अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इकोनॉमी में क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो आप अपना, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो वो स्ट्रक्चरल है। जैसे आपकी पहले टेक्निक मैनुअल थी, अब आपने कंप्यूटराइज्ड करी प्रोडक्शन टेक्निक, तो जो लोग पहले मैनुअल काम कर रहे थे, नाउ दे हैव टू लर्न। अब उनको सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वो कंप्यूटर पे काम सीखेंगे, काम करेंगे नहीं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? लेबर शॉर्ट हो गई, लैक ऑफ नॉलेज है उन्हें इंडस्ट्रीज की, ये सभी रीजंस होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। इन दोनों को प्लस कर दो, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, क्या बन जाती है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में पॉसिबल है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है पीपल विलिंग है, ठीक है, एबल भी हैं, बट दे डू नॉट गेट। वॉलेंट्री में क्या होते हैं? पीपल विलिंग ही नहीं है, नॉट विलिंग। यहाँ पे विलिंग है बट दे डू नॉट गेट वर्क, यहाँ पे नॉट विलिंग बट दे गेट द वर्क। ठीक है, वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? अपनी मर्जी से काम नहीं करना। ठीक है, इनवॉलेंट्री में आपकी मर्जी नहीं है। क्लियर हो गया? अब ध्यान, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अप्लाई होगी उस सिचुएशन में भी। ठीक है, डिमांड सप्लाई में चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में, वर्किंग कंडीशन में, यानी कि फ्रिक्शनल और अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होती ही होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट मेन टॉपिक शुरू, डेफिशिएंट डिमांड। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड लेस हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये देखो डेफिशिएंट डिमांड, याद रखना प्लान्ड लेनी है। सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं है, डिमांड शॉर्ट है। डायग्राम कैसे बनाओगे? ये तो आपने पहले ही बना रखा है, ये बनाया, ये आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, C+I था। क्लियर? अब इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई, ADU पे शिफ्ट हो गया, अंडर पे C+I माइनस डेल्टा I। डिमांड कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो ये चेंज है, ये क्या है आपका? ये देखो यहाँ पे ये चेंज है, क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर? ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, पर इकोनॉमी में क्या प्रिवेल कर रहा है? Q प्रिवेल कर रहा है, P नहीं प्रिवेल कर रहा। ये क्या बन गई? डेफिशिएंट डिमांड। ये आपकी रिक्वायर्ड डिमांड थी, पर एक्चुअल कितनी है? यहाँ। समझ गए? जो ये डिफरेंस है इन दोनों का, यहाँ और ये क्या बन गई? डेफिशिएंट डिमांड। डायग्राम को ध्यान से देखना,
पी रिक्वायर्ड है पर एक्चुअल पोजीशन क्यू पे है। ये हमने सोची हुई थी, प्लान थी ये, ठीक है, पर एक्चुअल यहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम कम हो गई तो क्या सिचुएशन हो गई, डेफिशिएंट डिमांड। जब एडी लेस देन एएस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट। जिस टूल से हम डेफिशिएंट डिमांड को मेजर करते हैं उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डाउन हो गया, कंजम्पशन हो गया, टैक्स रेट बढ़ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गई। अब अगर डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा क्योंकि सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं, पाइल अप हो जाएगा स्टॉक, ठीक है, उनके पास इकट्ठा होना हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चाहे डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम आ जाए चाहे डेफिशिएंट का, सेम रखना। बस डिफ्लेशनरी गैप क्या है, टूल ऑफ मेजरिंग डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, एडी ग्रेटर देन एएस। अब ध्यान से देखो, ये मैं बना रही हूँ, ये हमारा था एएस, ये एडी, ठीक है। अब हमारी इकॉनमी यहाँ पे प्रिवेल होनी चाहिए थी इस इक्विलिब्रियम पे, पर इकॉनमी प्रिवेल कर रही है ऊपर एडी ई पे। ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये आपकी पहली पोजीशन है, डॉटेड लाइन से ऊपर चली गई, ठीक है। ये आपका प्लान्ड इक्विलिब्रियम था पर एक्चुअल क्या है, E1। ये क्या हो गई, जो ये डिफरेंस हो गया ये वाला, एक्सेस डिमांड। आपकी डिमांड आपकी इकोनॉमी में सप्लाई से ऊपर चली गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, क्योंकि डिमांड सप्लाई बराबर नहीं रहते, तो जब भी कोई भी चीज एक भी वेरिएबल ऊपर नीचे हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक्सेस, जिस टूल से आप इन्फ्लेशनरी एक्सेस डिमांड को मेजर करोगे उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड का डिफ्लेशनरी, एक्सेस डिमांड का इन्फ्लेशनरी। डायग्राम सेम रहेगा इन्फ्लेशनरी का भी। क्लियर, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब डिमांड बहुत बढ़ जाए तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज, तो क्या बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन। याद रखना है, इन्फ्लेशनरी गैप का रिजल्ट है ये, ठीक है। क्लियर, ये इन्फ्लेशनरी है, ये कॉजेज हैं एक्सेस डिमांड के, उससे रिवर्स हो जाएंगे, कंसीक्वेंसेस रिवर्स हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट है वेज प्राइस स्पाइरल। आपको पता है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है इकोनॉमी में, ठीक है। एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, वेजेस कैचेस प्राइजेस, प्राइजेस कैचेस वेजेस, दिस इज नोन एज वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, आपको लेबर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए चाहिए, तो आप लेबर भी भाव खाएगी, बोलेगी मेरे को वेजेस ज़्यादा दो। आपको लेबर चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो भी प्राइस मांगेगी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसे बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। क्लियर। अब इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी मेजर आ जाए इकोनॉमी में, तो हम इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। उस टूल का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये किसको कंट्रोल करती है, सप्लाई ऑफ मनी को, इसको गवर्नमेंट बनाता है। इसमें दो टूल्स आते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ये सेम है आपके बैंकिंग वाले, आपने बैंकिंग चैप्टर करा था ना, उसमें है, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट पे आरबीआई, बैंक और रेपो रेट दोनों में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस रेट पे। ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है। ये मैंने पूरा बैंकिंग चैप्टर में आपको समझाया था। क्लियर। नेक्स्ट है फिस्कल। फिस्कल किसको कंट्रोल करेगी, फिस्कल कौन सी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी। सॉरी, ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, गवर्नमेंट नहीं। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, आरबीआई बनाता है। ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी, अदरवाइज इंक्रीज करेगी, देखो सिंबॉलिकली लिखा है, ठीक है। टैक्सेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अकॉर्डिंगली टैक्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन में टैक्स कम होंगे, क्योंकि हमने सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है। पब्लिक डेट, डिफ्लेशन है कम होगा, इन्फ्लेशन है ज्यादा होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है आरबीआई जब न्यू करेंसी को प्रिंट आउट करती है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ये आरबीआई का लास्ट रिजॉर्ट होता है, ठीक है। ऐसे जल्दी इसको यूज नहीं करती। अब नेक्स्ट देखो,
अगर 3 सेक्टर हो इकॉनमी में, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, आप एक्स और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे शो करोगे? ऐसे डायग्राम। ये आपने पहले ये तो पता ही है, ये क्रॉस सा बना लिया करो, ये सिंपल इक्विलिब्रियम हो गया, ये एडी है, ये एएस है। अगर चेंजेस होती हैं वो डॉटेड लाइन से शो करा करो। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो एडी हमारा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, एडी से AD1 हो जाएगा, C प्लस आई प्लस जी आ जाएगा, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, अगर डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड है उसकी रेमेडीज क्या है, यानी कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। डेफिशिएंट डिमांड है तो ऐसे कंट्रोल करेगी, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, क्या होंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे डेफिशिएंट डिमांड में। ये देखो ऐसे डायग्राम आप बनाओगे, ये आपका AD है, ये AS है, C प्लस आई था AD, ठीक है, ये देखो C प्लस आई प्लस जी। अब डेफिशिएंट डिमांड चल रही है इकॉनमी में, हमने AD को बढ़ाना है, C प्लस आई प्लस जी ऑलरेडी, और क्या आ जाएगा? डेल्टा जी। ये देखो क्लियर हो गया। हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है पर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी चल रही थी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।